जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। नारायण सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की ओर से प्रवक्ता शशिकांत शुक्ला जी, आपका स्वागत है शशिकांत जी। और हमारे साथ इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़ गए, आपका स्वागत है राजेश जी। सबसे पहले कमेंट है शशिकांत जी आपसे, जिस तरह की घटना हुई है बालाघाट में, 1 दर्जन नक्सली आए, हथियार बंद थे, महिलाओं की बात होने की सामने आई है और एक शख्स को मुखबिरी का आरोप लगा करके मौत के घाट उतार देना। छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं आम हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। कितना गंभीरता से ले रही है आपकी सरकार? सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है और मुस्तैदी से जांच की जा रही है, खोजबीन भी की जा रही है। और पिछले 2 वर्षों में सरकार की तत्परता और पुलिस विभाग की तत्परता का परिणाम है कि बालाघाट में लगभग नक्सली का एनकाउंटर हुआ और एक जिंदा भी पकड़ा गया। तो मध्य प्रदेश की सरकार की तत्परता इस बात से प्रमाणित होती है कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ बनने नहीं दिया जाएगा। नक्सल यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में होने के कारण मंडला से प्रवेश करके मंडला और बालाघाट में जो घुसपैठ होती है, समय समय पर पहले भी हुई है। और बहुत पहले आपने देखा होगा लिखीराम कांवरे के मिनिस्टर मंत्री जी थे, उनकी भी हत्या की गई थी। तो इस तरह की वारदातें बीच बीच में नक्सली आके करते हैं, लेकिन ये पुलिस की मुस्तैदी और तत्परता है कि समय समय में इनका एनकाउंटर भी होता है, पकड़े जाते हैं और फिर ये इनकी गतिविधियां समाप्त कर दी जाती है। सरकार संकल्पित है कि मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए तत्परता से काम किया जाएगा। ये एक दुखद घटना है और संबंधित परिवार को उचित मुआवजा 5 लाख रुपए राशि देने की घोषणा भी सरकार ने की है। इसके अलावा उस परिवार को नौकरी देने की आवश्यकता हुई, नौकरी भी दी जाएगी। नारायण सिंह पट्टा जी, क्या कमेंट है आपका? छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बार फिर नक्सलियों ने सिर उठाया है। मंडला समेत कई जिले नक्सल प्रभावित रहे हैं। आप बताइए अभी क्या स्थिति है वहां पर नक्सल समस्या को लेकर? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये नक्सली गतिविधियों को लेकर के चर्चा में जोड़ा है। और इसके लिए मेरी आवाज आ रही साहब? हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही? दरअसल मैं ट्रेवल में हूँ। जी जी बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए। देखिए, 15-16 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नक्सली गतिविधियों को लेकर के कितना गंभीरता से लिया जा रहा है, चाहे वो बालाघाट में तत्कालीन घटित घटना को लेकर हो या पूर्व में घटित घटनाओं को लेकर के हो। मेरे विधानसभा बिछिया जिला मंडला का जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है जी, वहां भी आए दिन कुछ गतिविधियां निर्मित होती हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो नक्सलियों के द्वारा, चाहे वो पर्चे के माध्यम से हो या किसी भी संदेश के माध्यम से हो, जो सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं, उस पर सरकार कहीं भी गंभीर नहीं दिखाई देता। आज जिस तरह से नक्सलियों के द्वारा आदिवासियों की निर्मम हत्या की जाती है, जिस पिछली बार भी एक मछली मारने गया हुआ आदिवासी था, उसको नक्सली समझ करके पुलिस ने उस पर गोली चलाई और उसकी हत्या हो गई, जिसको लेकर के हम सारे लोगों ने सामाजिक संगठन के साथियों के साथ बालाघाट एसपी और डीजीपी से मिलकर के हमने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने कभी आगे नहीं आया है। बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने आगे आकर के और मदद करने की बात करी है। और जब भी इस तरह की घटनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुआवजा की घोषणा करके और इतिश्री कर दी जाती है। ये समझ में नहीं आता कि हमको नक्सली उन्मूलन के लिए कोई विशेष प्रायोजन या कोई कार्य योजना तैयार करके काम करना चाहिए। ये जब गतिविधियां होती हैं तो कहीं जो है कोबरा बटालियन, तो कहीं बीच बीच में जो है ब्लैक कमांडो के जवानों को तैनात कर दिया जाता है और जिसका खामियाजा जो है सीधे के सीधे ग्रामीण जनों को झेलना पड़ता है। तो
मैं साफ ये बात कह देना चाहता हूं कि नक्सल गतिविधि आयोजित कार्यक्रम सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, जो नहीं कर पा रही है, और सीधे का सीधा जो है जिसका खामियाजा आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी साथ में रहेगा पट्टा जी, हमारे साथ राजेश जौहरी जी भी हैं। राजेश जी, कैसे देखते हैं आप? नक्सली थे, चुप रहते थे, छिपकर रहते थे, वारदातें नहीं करते थे, आवक जावक थी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, क्या ये सब कुछ अभी तक चल रहा था, या फिर ये जो घटना हुई है उससे क्या संकेत हम, या इस घटना क्या मायने हम निकालें, क्या संकेत है इस घटना के? जी, इस घटना से इस घटना से थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, क्योंकि हमको नक्सलवाद कोई मामूली क्राइम नहीं है, ये एक आइडिया है। तो आइडिया को आइडिया के लेवल पे लड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, तो जब एक बार बड़े पैमाने पर कांग्रेसी नेताओं की हत्या हुई थी छत्तीसगढ़ में, उसी दिन बीजेपी कांग्रेस दोनों को एक डेडलाइन खींच देनी थी कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पॉलिटिकल किलिंग है, और जो माओवादी हैं उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी नेता ने हायर किया था, और ये सब चलते चलते वो बात वहीं दब गई। ना कोई ठोस उसका वो नतीजा निकला, ना कोई इन्वेस्टिगेशन सही लेवल तक पहुंचा। पहली बात। सेकेंड पॉइंट ये है कि अर्बन नक्सल्स, ये शब्द किसने निकाला यह तो नहीं मालूम, लेकिन उसको साधुवाद देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्बन नक्सल्स जो शब्द है ये अपने आप एक माइलस्टोन है नक्सलों की समस्या खत्म करने के लिए। जैसा एसिया एंद्रेबी और मीरवाइज उमर फारूक वगैरह श्रीनगर में करते थे कि खुद तो बच्चों से पत्थर फिकवा रहे हैं और उनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, वैसे ही इन अर्बन नक्सल्स जो कि को पोषण देते हैं, जो कि उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और रसद की सप्लाई करते हैं, वो उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और वो कभी किसी पुलिस के हाथ से नहीं मारे जाते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। और जब तक हमको युद्ध का एक नियम है कि सप्लाई लाइन काटनी चाहिए, तो सप्लाई लाइन काटने का मतलब सिर्फ अर्बन नक्सल्स पे जिस दिन प्रहार हो गया, जंगल में जाके लड़ना आसान नहीं, क्योंकि वहां डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं कि कौन आतंकवादी है, कौन नक्सलवादी है, कौन आम आदमी। जैसा ये अभी नारायण सिंह जी ने कहा, एक मछली वाले के साथ एक नाइंसाफी हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमको उस सप्लाई लाइन को काटने के लिए इन अर्बन नक्सल्स का इलाज करना पड़ेगा। और सबके पास लिस्ट है, इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबके पास सब चीजें मालूम है कौन किसको क्या पोषण दे रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दीपेश जी कि एलटीटी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन था, जिसके पास खुद की फौज थी, खुद की एयरफोर्स थी, खुद की नेवी थी, उसको खत्म कर दिया गया। तालिबान इतना खतरनाक आतंकवादी संगठन था जिसके पास ना पैसे की कमी थी ना कुछ था, उसको खत्म कर दिया गया। आईएसआईएस खत्म सा हो गया है, छोटे से इलाके में 5-10 किलोमीटर के इलाके में सिमट गया है। तो नक्सलवाद ऐसी कौन सी समस्या है जिसको हम निपटाना नहीं चाहते? इसको देख के ऐसा लगता है कि इसको जिंदा रखना चाहते हैं लोग, ताकि अपने उनके जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं वो पूरे होते रहे। ठीक बात है। तो शशिकांत जी देखिए, वाकई बात यही है कि क्यों आखिरकार नक्सल समस्या खत्म नहीं हो पाई? छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार है बीजेपी की, हर बार कहा जाता था अब बस हम नक्सलियों के खात्मे का वक्त आ गया और नक्सली बौखला रहे हैं, और हुआ क्या, वहां अभी भी नक्सली हैं और वारदातें भी हो रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में नक्सलियों का आना, दो बातें और मैं आपसे कहूंगा, क्या ये लेवी वसूली का मामला है? क्योंकि एक पुलिस का यही कहना, आपकी पुलिस का, इसामा तेंदुपत्ता की तुड़ाई चल रही थी, तेंदुपत्ता फड़ का वो मुंशी था और मुखबिर तो उसको बाद में बता दिया गया, लेवी वसूली का पूरा मामला अवैध वसूली का मामला है। अगर ये भी हो रहा है और इसकी आड़ में हत्याएं हो रही तो ये भी गंभीर अपराध है। तो ऐसे में शशिकांत जी दो बातें कि तो वहां पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था और यहां पर नहीं दी गई तो एक को हत्या कर दी, बड़े इत्मीनान से ये लोग आते हैं कर जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस घटना पर आज बहुत ज्यादा रिएक्शन और बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस ने भी इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बालाघाट होते होते कई जिलों तक, और अर्बन नक्सली जिसका जिक्र कर रहे हैं राजेश जी, क्या इसमें कोई शक है क्या कि अगर मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा ठीक है यहां भी फैलाया जाए नेटवर्क, छत्तीसगढ़ तो है ही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं शशिकांत जी कि ये केवल एक घटना मान करके छोड़ने वाली बात नहीं, ये खुली चुनौती है सीधे सीधे नक्सलियों की ओर से एमपी पुलिस को कि देखिए हम ये भी कर जाते हैं और आप बताइए अब क्या कर लेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं शशिकांत जी कि अगर लेवी वसूली चल रही तो उसकी भी बात हो, और फिर उस बात का क्या हुआ कि जब मोदी सरकार आ चुकी केंद्र में, उसके बाद भी अभी तक नक्सलियों के खिलाफ कोई बहुत बड़ी जंग या ऑपरेशन या हमें तमाम चीजें नहीं देखने को मिली। राजेश जी ने इसीलिए कई उदाहरण गिनाए कि वो
खत्म हो, फिर नक्सली क्यों अब तक जमे हुए हैं? शशिकांत जी। देखिए, क्या है, नक्सली की राष्ट्रीय समस्या है। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, नक्सल प्रभावित अन्य कम से कम 10 प्रदेश ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलन की जब बात होगी तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पर्याप्त तालमेल के साथ इसका उन्मूलन किया जा सकता है, जिसका प्रयास हमारी सरकार भी कर रही है और राज्य की सरकारें भी कर रही है। अब वो किन कारणों से पूरा नहीं हो पाता, कई बार जैसे छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के जंगल इसमें आड़े आ जाते हैं कि जिनको एयरपोर्ट से भी कुछ नहीं किया जाता, इतने घने जंगल है, उनके रास्ते हमारे फौज के जवान उतरे उस बारे में जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे कई कारण समय समय पर जानने को मिले, ये छत्तीसगढ़ के कारण है। अब मैं समझता हूँ हो सकता है छोटे मोटे ये भी कारण हो सकते हैं कि पूरी तरह उनका उन्मूलन नहीं किया जा रहा। दूसरी बात, स्लीपर सेल भी मौजूद होते हैं, जैसे आतंकवाद चल रहा है, स्लीपर सेल उसके पीछे बहुत बड़ा कारण बनता है। तो कई ऐसे स्लीपर सेल भी है जिसके कारण उनको सुरक्षा मिलता। वैसे बहुत से कारण है, लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो अभी हमारे पट्टा जी ने जैसे कहा कि सरकार गंभीर नहीं है, तो और इस ढंग की नक्सल गतिविधियां चल रही है, तो हम बताते हैं कि हमारे लिग्गीराम कावरे कांग्रेस के मिनिस्टर थे, कांग्रेस कार्यकाल में मिनिस्टर भी हत्या कर दी थी बालाघाट में। तब ये कहा जाएगा कि सरकार उस समय सजग नहीं थी। सरकार उस समय भी हम मानते हैं सजग थी और आज की सरकार सजग है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष में 6 लोगों के एनकाउंटर किए गए, नक्सली को मारा गया और एक जिंदा भी बालाघाट में पकड़ा गया, और ये सरकार की मुस्तैदी है। और एक बटालियन तैयार है नक्सलाइट के खिलाफ, उसके कारण नक्सलाइट मध्य प्रदेश में कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं। ये कहते ना कि साथ मेरी वसूली हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो तो मुखबिर नहीं, ये तो पुलिस का शक है शशिकांत जी, आप ये नहीं कह सकते। आप ही के एसपी ने ये शक जताया है। तक हो सकता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह वाजे नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तो वहां पर जब दबिश होती तो कुछ दिनों के लिए ऐसी जानकारियां लगती कि इस तरफ नक्सली बिछिया जो विधानसभा है वहां से बॉर्डर सटा हुआ है, वहां से नक्सली प्रवेश कर जाते। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में अभियान कुछ ठंडा होता है या उनको वापस जाने की फिर से सुरक्षा महसूस होता है नक्सलियों को, हम वापस जा सकते थे, यहाँ से पुनः चले जाते, क्योंकि यहाँ शक्ति ज्यादा है। नक्सली आज तक मध्य प्रदेश में अड्डे नहीं बना पाए, बड़ी घटना नहीं कर पाए। नक्सली लगातार यहाँ कोई नेटवर्क बना के वसूली जैसी घटनाओं को नहीं कर पाए। हाँ, बीच बीच में नक्सलाइट यहाँ पर आता है और यहाँ पर कुछ मूवमेंट उनकी देखी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की मुस्तैदी है, हमारे सैनिक बलों की मुस्तैदी है, पुलिस की मुस्तैदी है, और हमारे जितने सुरक्षा वाले जो स्पेशल फोर्स बनाए गए नहीं, मैं मुस्तैदी तब मानता है शशिकांत जी जब नक्सलियों की आमद की खबर होती है आपकी पुलिस के पास। मैं मुस्तैद तब मानता कि चलिए वारदात हो भी गई तो उसके बाद आपकी पुलिस क्या कर पाई है, इस पर बात करूंगा आगे। लेकिन एक कमेंट नारायण जी आपसे, जो कह रहे हैं शशिकांत जी की बहुत हमने सख्ती करके रखी है, क्या वाकई ऐसा है या फिर लेवी वसूली का वहां पर खेल चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है? क्या नक्सली अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं या फिर वो केवल कुछ वक्त के लिए आते हैं और इस तरह की 1-2 घटनाएं हो जाती है जिस पर कोई बहुत ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं? क्या कहना आपका नारायण जी? देखिए, निश्चित तौर पर जो शशिकांत जी ने बात कही, मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूं। यदि नक्सल उन्मूलन के लिए सरकार यदि मुस्तैदी से कोई प्लानिंग करती है तो मैं समझता हूं ये उन एक्शन प्लान की जो गतिविधियां आज दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं इन पर एक तरह सा विराम लगना शुरू हो जाता। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, जी। बालाघाट जिले से लगा हुआ है और ये बहुत बड़ा वनांचल का क्षेत्रफल है। आज भी बहुत सी ऐसे आवागमन की सुविधाएं हैं, जो रास्ते हैं गांव के अंदर की, जो सार्वजनिक सड़कें हैं, पुल पुलिये हैं, वो अपूर्ण हैं। अमूमन मैं ये कह सकता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तो नक्सल गतिविधि में आने वाले जिलों के लिए, क्षेत्रों के लिए एक स्पेशल फंडिंग हुआ करता था जो विकास के कार्यों में खर्च करते और इन क्षेत्रों को डेवलपमेंट किया जाता था। ठीक है। और उस समय जो चाहे आज ये कमीशन वसूली की बात हो या तेंदुपत्ता ठेकेदारों को धमकी देने की बात हो या अन्य जो भी कार्यों में संलिप्त होते हैं उनसे वसूली योग्य होने वाली बात हो,
मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मोती नाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो संवेदनशील है, कभी कभी यहाँ पर उन लोगों की गतिविधियां दिखती हैं। पिछली बार मुठभेड़ भी हुआ था, उसमें सारे सामाजिक और जनप्रतिनिधि लोगों ने भी सहयोग किया था पुलिस को कि नक्सली गतिविधि होने का, और जिसके कारण पुलिस को सफलता भी मिली। और यदि ये सारी चीजों पर सरकार अगर ध्यान दे और ये सारी चीजों को हम निरंतरता एक गति बनाए रखें, तो निश्चित रूप से इन पर हम सब मिलकर के रोक लगाने में सहयोग करते हैं। पर बहुत दिनों से, जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, जब गतिविधियां संचालित होती हैं तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है या क्रियाशील होकर के काम करती है, और जैसे ही है जो इन लोगों की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं तो बस कार्रवाई ठंडे बस्ते में हो जाती है। ठीक है, तो ये मूल विषय है। ये सिलसिला टूटना चाहिए। और एक कमेंट और राजेश जी, लास्ट कमेंट सर, क्या होना चाहिए इस घटना के बाद? क्या एक्शन होना चाहिए, या फिर वही होता है कि हम आग लगने पे कुआं खोदते हैं? बहुत रोहिंग्याओं की बात होती है, रोहिंग्या कहाँ कहाँ बसते जा रहे, किसी को नहीं चिंता। ऐसे नक्सली वारदातें कर रहे हैं। अब देखना है कि, लेकिन क्या लगता है आपको, किस तरह का एक्शन होना चाहिए और क्या एक्शन होना आसान है? जैसा शशिकांत जी कह रहे थे कि अबूझमाड़ के जंगल बड़ी बाधा बन जाते हैं, वहाँ पर जो फोर्स भेजी जाती है उन जवानों को वहाँ के जंगलों का आइडिया नहीं होता, इसका फायदा नक्सली उठा ले आते। छत्तीसगढ़ में हमने देखा पिछले दिनों कई बड़ी वारदातें हुई हैं। ऐसे में कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है? अर्बन नक्सलियों की आप बात कर रहे हैं, कितनी कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती है, पूरी फोर्स पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट उसको छुड़वाने के लिए, पूरे जो वो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी है वो पहुंच जाते हैं उसको छुड़वाने के लिए। हमारे देश के कई मीडिया है, संस्थान ऐसे जो बड़ा बड़ा आर्टिकल देने लगते हैं, साहब ये बड़ा मासूम, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जब बात फिर एक तरफ मोदी सरकार है, ये तो यूपीए सरकार में होता रहा, लेकिन अब जब मोदी सरकार है तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में राजेश जी आप क्या देखते हैं समस्या को लेकर? जी, आपको हम एक बात बताना चाहेंगे। अभी हाल ही में हमने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है पुलिस पर, और उसमें बालाघाट और बैयर हमारा जो है 2 ब्लॉक थे हमारे पीएचडी के पार्ट से, तो इसलिए हमारा बहुत वहाँ पे लोगों से संपर्क हुआ। और वहाँ पे जो पता चला है कि बहुत सारी बातें, एक अब पर्सन लाइक मी, वो सब कुछ मालूम है उसको कि कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो इंटेलिजेंस को नहीं पड़ता है क्या? हमें गांव में जा रहे हैं, सब पता चल रहा है कि कल आए थे भाई साहब, वो 4 लोग आए थे, कल ये पर्चे देखे गए। लेकिन चूंकि हम तो अपनी रिसर्च करने गए थे, हमें क्या मतलब था, हमने कोई बात नहीं करी। लेकिन ये सब चीजें इंटेलिजेंस को पता होनी चाहिए। 250 किलोमीटर का एक रेड कॉरिडोर बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है खुलेआम। अच्छा। और उसको कई लोकल अखबारों ने वहाँ छापा भी है कि हम 250 किलोमीटर का मध्य प्रदेश में रेड कॉरिडोर बनाएंगे। अच्छा। अब एक पॉइंट और है, ये इसलिए क्योंकि हमने इस समस्या को जितना नारायण सिंह जी ने जितने करीब से देखा, उतने करीब हमने भी इस समस्या को देखा है। फिर उसके बाद जो एक बड़ी बात है, नारायण सिंह जी ने कहा कि 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो नक्सल समस्या 15-16 साल में नहीं आई है, ये नारायण सिंह जी को समझना पड़ेगा। और अपने जो हमारे शशिकांत जी हैं, इनको भी ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अगर वो कहीं संभाल नहीं पा रही है उस चीज को, तो सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ है, सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए वो वाला। और तीसरी चीज सबसे बड़ी जो है वो ये है कि आज इन्होंने नारायण सिंह जी ने कहा कि उनके समय, यूपीए के समय फंडिंग होती थी। तो अब आपको नारायण सिंह जी को खराब ना लगे, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है बात, लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे ये बात एस्टेब्लिश हुई है कि वो फंडिंग ही उस आतंकवाद का मेन कारण। तो उस फंड के कारण ही सारी चीजें होती थी कैसे, और यही कश्मीर में होता है। जब तक वो एक वहां पर एक ऑपरेशन चला था जिसे सद्भावना कहते थे, सद्भावना ऑपरेशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें बढ़ती चली गई, खत्म ही नहीं होने दे रहे थे उसको, क्योंकि सद्भावना के फंड्स आने बंद हो जाएंगे। तो ये मतलब हमारे तो यही पॉइंट है। ठीक है, नहीं बिल्कुल राजेश जी, देखिए नक्सल समस्या उन्मूलन के नाम पर हर साल अरबों का फंड आता रहा छत्तीसगढ़ समेत कई स्टेट के लिए। बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत कमीशन खोरी हुई, बहुत वहाँ पर पैसों की बंदर बांट हुई। ये सब इसीलिए होता है कि साहब अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर फंड कैसे आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मोदी सरकार ने उसमें कमी ज़रूर की, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। तो शुक्ला जी, ये फंड आता रहेगा, नक्सली हमले होते रहेंगे, समस्या जिंदा रहेगी, आदिवासी पिसता रहेगा, वहाँ पर खौफ बना रहेगा, या तो ये, और या फिर किसी दिन मोदी सरकार एक्शन में आए, किसी दिन नक्सलियों के खिलाफ कोई स्ट्राइक हो, किसी दिन ऐसा कुछ तो हो।
अब 7 साल तो हो गए इंतजार करते करते, 14 से 21 आ गया और प्रदेश में भी एक बार फिर शिवराज सरकार आ गई। तो ऐसे में हम वो सुबह कब आएगी जब नक्सली समस्या खत्म हो पाएगी, या फिर ये चूंकि एक बहुत अच्छा जो है बहाना है और इसीलिए इस बहाने को जिंदा रखा जाएगा? शुक्ला जी। बहाने की बात नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, नक्सल समस्या हो, आतंकवाद हो, उसको सख्ती से निपटेगी। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से जिस ढंग से सख्ती से निपटने का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इस बात का प्रमाण है कि हम नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अर्बन नक्सलाइट को हमने जेल भेजा है। ये तो कांग्रेस बात की पोस्टी रही, कांग्रेस कभी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, कांग्रेस संरक्षित करती है। हमारे अभी पट्टा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो ऐसा होता। ये राजनीतिक चस्पे से जो बात कर रहे हैं, तो नक्सलवादी से आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 69 से लेकर 70 साल सत्ता पर कांग्रेस बैठी रही, इन्होंने नक्सलाइट को जड़ से क्यों नहीं खत्म किया? इतना बड़ा पटाखा क्यों करने दिया? और क्यों अर्बन नक्सलाइट खिलाफ कार्रवाई नहीं करी? हमने अर्बन नक्सलाइट खिलाफ कार्रवाई की। हम हर स्टेट को साधन मुहैया करा रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं, सुरक्षा बल मुहैया करा रहे हैं, आवश्यक जो फंड है वो मुहैया करा रहे हैं। ये सारा काम मोदी सरकार करेगी। हम आतंकवाद के खिलाफ शक्ति दिखा रहे हैं और उसके परिणाम सामने, तो नक्सलाइट के खिलाफ हम क्यों नहीं संकल्पित होंगे? इसमें हमारा कोई ढीलापन होने का सवाल ही नहीं है। और इसमें ही हमें आगे चल के सफल होंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का तालमेल बना तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सारे साधन मुहैया कराएगी। और जैसे आतंकवाद के खिलाफ शक्ति के साथ निपटा जाना, वैसे आने वाले समय में नक्सलाइट समस्या का भी समाधान किया जाएगा, शक्ति से निपटा जाएगा, उसको भी समाप्त किया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में लगभग आतंकवाद की समस्या हमने समाप्त की है। तो किसी प्रकार की राज्य सरकार या हमारे केंद्र सरकार पर करने की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक बातों की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस सबसे पहले ये जवाब दे, जिन पुल पुलियों सड़क की बात करती, 70 साल साधारण गांव में तो पुल पुलिया सड़कें बना नहीं सकी और नक्सलाइट इलाके की बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने में क्रांति पैदा की, सड़कें बनाने की, पुलिया बनाने की, और लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक टीका टिप्पणी करके बचने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस बताया कि नक्सलवादी से लेकर 9 से लेकर आज तक कांग्रेस ने क्या किया, और नक्सलाइट पूरा कांग्रेस के कार्यकाल में रूरल नक्सलाइट से लेकर अर्बन नक्सलाइट फला फूला, और हम उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हम एनकाउंटर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 2 साल में बालाघाट में 6 नक्सलाइट मारे गए, 1 पकड़ा गया। ये सारी कार्रवाई तत्परता से हो रही है और मध्य प्रदेश में नेटवर्क नहीं जम पा रहा है। ये हमारी मुस्तैदी है, गृह मंत्रालय की, पुलिस की, शासन की, प्रशासन की, ये सामने है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की नक्सलाइट समस्या को हम स्थायी रूप से, चलिए ये हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। पट्टा जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपका, क्या मांग है इस वक्त, अगर आपको लगता है वहां हालात खराब हैं या खराब हो सकते हैं, क्या मांग जल्दी से राज्य सरकार से? चलिए, लगता है पट्टा से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया आपका शशिकांत जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए,